हमने ये 3 फार्मूले पढ़ रखे हैं 1D 2D में कि s इक्वल टू इतना, v इक्वल टू इतना और v स्क्वायर u स्क्वायर में ये सब रिलेशन देख रखे हैं। और लीनियर मोमेंटम में भी होता है, फोर्स में होता है, इतना हमें पहले से पता है। अब हमें पता करना है एक ओमेगा और एक थीटा। थीटा तो नॉर्मल एंगल मान लो, अगर हम इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, कोई चीज़ यहाँ से अगर मान लो यहाँ तक मूव करी तो वो 90 डिग्री मूव होंगी। अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पे पहले थी, वैसे सर्कल के पेरीमीटर पे चल चल के अगर यहाँ तक आई तो वो 90 डिग्री होंगी। तो इसको हम थीटा ही बोलेंगे, इसको हम कहेंगे रेडियन। कितना रेडियन होता है तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कैसे? क्योंकि पहले वो जहाँ पे था उससे जितना एंगल वो डिस्प्लेस किया उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्टेंस किसी डिस्टेंस नॉर्मल, जैसे अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से था, यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से फिर वो वापस यहाँ गया, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई क्योंकि इनिशियल फाइनल यहीं पे था। लेकिन डिस्टेंस देखेंगे तो पहले वो 90 चला सीधे, फिर उल्टा 90, तो 90 प्लस 90 180, तो एंगुलर डिस्टेंस 180। लेकिन थीटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करता है हमेशा। तो कोई भी चीज़ जितनी डिग्री घूमेगी, जितनी डिग्री चलेगी, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा। ठीक है। अब ओमेगा, ओमेगा हो गया इसकी स्पीड, मतलब इसकी यूनिट से समझ सकते हैं। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन है किसकी यूनिट? एंगल की यूनिट है। सेकेंड है टाइम की, मतलब कितना एंगल वो कितने टाइम में चला। अगर मान लो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री वो जो घूमा वो कुछ टी टाइम में चला, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड, मतलब जितना घूमा तो π/2 घूमा अपॉन टी टाइम। तो वही जितना घूमा अपॉन टाइम। और अगर हम इसको डिफरेंशियल में लिखेंगे, जैसे वेलोसिटी सबको लिखते हैं, तो dw बराबर d थीटा बाई dt, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब देखो हम इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि हम s को थीटा लिख सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट था तो अब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हम अभी कन्वर्जन सीख रहे हैं कि इससे आसानी होगी कि हमें एंगुलर में चीज़ें समझने की, रोटेशन में चीज़ें समझने की। तो पहले डिस्प्लेसमेंट था, उसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस किया। वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स को टॉर्क से, ये नाम याद रखना, फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस किया। और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसकी यूनिट होती है, इसका डायमेंशन होता है ml²। ठीक है। मास को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट किया और मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से, इतना याद रखना। ठीक है। तो फोर्स बराबर क्या था? एम ए। अब फोर्स को हमने क्या किया? फोर्स को हमने टॉर्क से डिस्प्लेस किया है, तो फोर्स के बराबर में टॉर्क आ जाएगा और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन, तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ऐसे याद रख सकते हैं अगर कभी भूल गए तो, नहीं तो फिर प्रैक्टिस के साथ साथ ये वैसे भी याद रखेंगे। ऐसे ही एस का थीटा, यू का डब्ल्यू और ए का अल्फा हो जाएगा। और फिर यही ओमेगा फाइनल इसको तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, जैसे यहाँ पे वी हुआ करता था, यहाँ पे यू, और यहाँ पे ए हुआ करता था, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे भी वी और यू की जगह ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, एक्सीलरेशन की जगह एंगुलर एक्सीलरेशन। ये पी को हमने एल से चेंज किया, ये एंगुलर मोमेंटम, ये सॉरी ये मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम। मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से करते हैं, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से, तो एल इज इक्वल टू आई होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी को हम किसी से रिप्लेस नहीं करते, एनर्जी से मिलती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मास को आई से, वी को ओमेगा से, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इतना हो गया याद करने वाली बात। एक तरफ से देखा जाए तो काम चला जाते हैं कि हाँ हमने कन्वर्जन सीख लिया, अब हम काम चला सकते हैं किसी चीज़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। देखो हमने ये बताया ओमेगा, थीटा, अल्फा, टॉर्क और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अभी सिर्फ याद करने के लिए बताया कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक आइडिया लग जाए कि उसका मतलब क्या होता है एंगुलर में। जैसे रोटेशन, जैसे हम नॉर्मल मोशन में हम मास को यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ, वैसे ही रोटेशन मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करेंगे मास की जगह। ऐसे ही रोटेशन मोशन में ये सब चीज़ें यूज़ होंगी इनकी जगह पर। ठीक है। तो देखो हमने थीटा बता दिया, ओमेगा बता दिया, अभी अल्फा जो है ये समझना भी जरूरी है। अल्फा का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ओमेगा मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही अल्फा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये एक तरफ से मान लो रोटेशन का एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हमने अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी समझा दिया है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी वही है कि हाँ जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी उसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। टॉर्क हम बाद में समझेंगे जब टॉर्क पढ़ेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी चल रहा है। एंगुलर मोमेंटम भी अलग से पढ़ाया जाएगा, मतलब वो भी एक पार्ट बनाया गया रोटेशन का। ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बारी है। तो पहला आता है रॉड। ठीक है। रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनके हमको डायरेक्ट याद रखने हैं। डेरिवेशन डिराइव कर सकते हो, हम भी कराएंगे, लेकिन तुमको याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। फिर इसके दो थ्योरम होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों से तुम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो मान लो
पहले हम किसी पॉइंट मास का निकाले कि ये पॉइंट मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा कहाँ से? जैसे कोई अगर बॉक्स है, कोई डब्बा है, ठीक है, इस पर अगर हम उसका जो मास है वो तो निश्चित है, वो चाहे हम यहाँ से देखें कहीं से भी देखें उसका मास तो सेम ही है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे काम नहीं करता। अगर ये मान लो कोई m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, ये इस पॉइंट पर है, तो इसके अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कुछ और होगा, पॉइंट बी के अबाउट चेंज कुछ और होगा। अगर हम ए के अबाउट इस एक्सिस से मान रहे हैं तो कुछ और होगा, इस एक्सिस से मान रहे हैं तो कुछ और होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक कि वो किस पॉइंट पर निकाला जा रहा है, एक वो किस एक्सिस पर निकाला जा रहा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो चीज़ों पर बेसिकली निर्भर करती है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? ये पहली बात, ये दो चीज़ों पर डिफाइन किया जाता है। एक कि अगर कोई मान लो m मास है, ठीक है, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक कि किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। जैसे अगर कोई मास है m, तो नॉर्मल मोशन में क्या इसका मास तो हमेशा सेम होता था। अब यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, हमेशा इसका मास सेम ही होता है। लेकिन अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं सेम हो। हम हर पॉइंट को सेम नहीं कह सकते, हर पॉइंट के अबाउट। तो हर पॉइंट प्लस उस पॉइंट पे किस एक्सिस से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब देखो रोटेशन है तो एक्सिस की बात होगी, जैसे यहाँ पे देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, तो वो इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो वो अगर हम हैंड रूल से देखें तो किसी भी हाथ से देखेंगे तो एक्सिस जो है यही वाली आएगी जो प्लेन से ऊपर और अंदर जा रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी भी है, और इसी के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। तो रोटेशन है तो ये एक्सिस के अराउंड ही सब कुछ घूमेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे ही किसी एक एक्सिस और हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग हो सकता है। तो जैसे आप पहला रॉड है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहले डेफिनेशन देख लो, तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। मतलब कि अगर हमारे पास कोई रॉड है तो इस रॉड के हर पार्टिकल का जो मास होगा, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका मास dm है, और हम यहाँ से निकाल रहे तो dm इंटू ये लेंथ का स्क्वायर, और इसे हर पार्टिकल के जो ये प्रोडक्ट आ रहा है dm l स्क्वायर, इन सबको जोड़ देंगे तब उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो इसका डेरिवेशन भी ऐसे ही है। तो MOI जैसे हम I भी लिखते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, दो एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक तो ये जो इसके एक एंड से पास हो रही है, एक जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो पहला हम इसे कह रहे हैं जो इससे पास हो रही है, एक एंड से पास हो रही है। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई एक छोटा सा पार्टिकल, अब रॉड है, हम रॉड को कैसे मानते हैं? जिसकी चौड़ाई, जिसकी थिकनेस 0 है, नेग्लिजिबल है, तो हम थिकनेस पे बात ही नहीं करते हैं, हम करते हैं बात जिसकी लेंथ पे। तो मान लेते हैं कोई dx लेंथ है, इतना दूर एक dm पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका di क्या हो जाएगा? इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम di बोल रहे, वो क्या हो जाएगा? dm इंटू, सॉरी ये x डिस्टेंस पे dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब dm देखो, अगर मान लो इसकी थिकनेस dx थी, मतलब थिकनेस मतलब इस साइड से इस साइड, ये नहीं, इस साइड से इस साइड हमने थिकनेस dx मानी, ठीक है। तो जब पूरी l लेंथ के रॉड के लिए मास m था, तो dl रॉड के लिए मास क्या हो जाएगा? सॉरी, किसी एक के लिए मास कितना हो जाएगा? एक यूनिट के लिए m/l हो जाएगा। ऐसे ही dx के लिए क्या हो जाएगा? m/l dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx का मास, जिसको हमने dm कहा है। तो di बराबर क्या हो जाएगा? m/l x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो i बराबर हो जाएगा m/3 l स्क्वायर। ये हो जाएगा कहाँ से? इसके एक एंड से, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरे की जो है इसके सेंटर ऑफ मास से, तो वो आ जाएगा 1/12 ml स्क्वायर। l जो है ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिराइव कर लेना खुद से, हम इसमें मिल जाएंगे। ऐसे ही अब हम रिंग का देखें तो रिंग एक सिंपल नॉर्मल रिंग होती है, और इसका हम यहाँ से हम एक ही एक्सिस से निकालते हैं। फिर हम जो थ्योरम बताए थे, पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम बताएंगे आगे, उससे हम किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हैं। हम इस एक्सिस से निकाल रहे जो पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे dm मास ले रहे हैं, यहाँ पे कोई छोटा सा मास है, यहाँ पे कोई छोटा मास है, वो इस एक्सिस से तो हमेशा सेम डिस्टेंस पर है, r। मतलब इस पे अगर हम कोई dm मास लें तो उसकी इस एक्सिस से दूरी तो हमेशा r ही होगी। तो i जो है, di जो होगा वो सिर्फ dm पे डिपेंड करेगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डायरेक्ट mr स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं, तो कोई इंटीग्रेट करना है वो भी कर लो, ठीक है। फिर अब डिस्क देखो, तो डिस्क क्या हो जाएगा, रिंग, बहुत सारी रिंग, बहुत सारी ही रिंग, ठीक है। तो अगर मान लो हमने ये कोई एक रिंग चुनी जो कि है आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की जो वो है डिस्क है, तो इसका मास मान लो m है, तो इसका सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास टू एरिया डेंसिटी, ठीक है। जो भी बोलना मतलब कितने एरिया पे कितना मास हो जाएगा उसे हम सिग्मा बोलते हैं। तो वो हो जाएगा नेट मास अपॉन नेट एरिया, तो मास m अपॉन नेट एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। अब ये जो हमने रिंग मानी है उसके लिए I कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। अब m क्या हो जाएगा, इसका मास, इसका एरिया इंटू सिग्मा, वो हो जाएगा इस रिंग का मास, तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये 2 पाई आर डी आर कैसा है कि ये जो लेंथ है ये 2 पाई आर है। अब इस रिंग को अगर हम अलग से ऐसे लिख लें, इसको हम ऐसे काट दें तो ये कैसे पट्टी बन जाएगी सीधी साधी बिल्कुल, जिसकी थिकनेस डी आर हमने मानी थी और ये लेंथ 2 पाई आर, तो इसका एरिया 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से आया तो सिग्मा इंटू एरिया, ये हो जाएगा मास इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, ये पूरा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर की पावर 4 बाय 4। अब ये आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम वही देख रहे थे गलती कहाँ हुई, तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ये 2 पाई का 2 पाई होगा ना, और फिर तो अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये डिस्क का हो गया। वैसे हाँ, तो हॉलो कोन अगर मान लो ये कोन है, इसके सेंटर है, यहाँ से जो एक्सिस पास करेगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये ऐसे देख सकते हो कि ये सारी रिंग है, इसके ऊपर भी एक रिंग, इसके ऊपर भी एक रिंग, इसके ऊपर भी रिंग, तो सब रिंग का सम का ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। सॉलिड कोन का ऐसे ही सेम इस एक्सिस के अबाउट होता है 3/10 एम आर स्क्वायर। मेरा हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, तुम खुद कर लेना, ठीक है। हॉलो स्क्वायर इसके सेंटर से पास हुई किसी भी एक्सिस, हर एक्सिस सेम ही होगी, इसका होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। एम इसका टोटल मास है, आर इसकी रेडियस है, यहाँ पे आर ये रेडियस है, ठीक है। सेम ये आर भी यही रेडियस है। सॉलिड स्क्वायर का भी होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये याद कर लेंगे। अब हम आते हैं थ्योरम पे। देखो, तो अब ये जो दो थ्योरम हैं इनके नाम से समझ में आया, पैरेलल मतलब ये दोनों लाइन, परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों लाइन। अब पैरेलल थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो किसी मतलब सेंटर ऑफ मास के बाद जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उस एक्सिस के पैरेलल किसी दूसरी एक्सिस जो इससे डी डिस्टेंस दूर है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश होगा वो होगा आई प्लस एम डी स्क्वायर। एम हो जाएगा इस बॉडी का मास और डी हो जाएगी इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। ये दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, इस नाम से पता चला पैरेलल थ्योरम। तो यही है पैरेलल थ्योरम। और परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो 2D चीज़ों पर वर्क करता है, सिर्फ 2D चीज़ों पे, जैसे डिस्क हुआ, रिंग हुआ, ये सिर्फ ऐसी चीज़ों पे वर्क करता है। और ये थ्योरम क्या है कि अगर मान लो कोई 2D बॉडी है, ठीक है, ये हो गई एक 2D बॉडी, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, तो इस 2D बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इनके अबाउट जो इस प्लेन में जो एक्सिस होगी उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I/2 होगा। बस यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे ये डिस्क है, ठीक है, अगर इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सिस जाएगी उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 हो जाएगा। बस यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब देखो नेगेटिव मास, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये दो एक्सिस हैं, ठीक है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, और हमें इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक डमी दो चार्ज ले लेते हैं, क्यू और एक माइनस क्यू। यहाँ पे नेट चार्ज 0 ही हो जाता है, लेकिन हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्यू मिलके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 बना देते हैं सिमेट्री के कारण, और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बचती है वो माइनस क्यू के कारण, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेट के बराबर ही होती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है ये नेगेटिव मास। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान है, जिसको हम I कहते हैं, I1 कह रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें हमने ये एक कैविटी कर दी, कैविटी मतलब इतना पार्ट काट के निकाल लिया। अब ये जो पार्ट काट के निकाल लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट हम I2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जिसमें ये पार्ट ना हो। हमने ये पार्ट निकाल लिया, तब बाकी जो बॉडी बची उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे ही 2 और पार्ट रख दिए। जो पार्ट हमने काट के निकाले हैं वो 2 पार्ट रखे, जिसका एक का मास +m है, जो यहाँ का होना चाहिए था अगर ये यहाँ पे रख रहे हैं तो, और एक का मास -m है, जिससे क्या होगा, नेट मास यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हम इस मास को कंसीडर करेंगे इस बॉडी के साथ, जो रिमेनिंग बॉडी है उसके साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से I1 आ जाएगा। प्लस एक एक्स्ट्रा बॉडी जो हम रख रहे हैं यहाँ पे, रख तो 2 एक्स्ट्रा रहे थे, लेकिन ये जो +m वाला था वो इसके साथ मिलकर जो है I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया। बाकी जो बचा -m वाला है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो -I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव मास ये कहता है कि जो बचे हुए का नेट वो होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो ये बॉडी रिमेनिंग है कैविटी वाली, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 -I2 के बराबर होगा। और ये प्रूफ होता है नेगेटिव मास से। कैसे? क्योंकि I1 का मतलब क्या है, ये प्लस ये, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हमें चाहिए क्या, सिर्फ इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम टोटल में से इसको घटा देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और इसको घटाने का मतलब क्या है, इसका मास अगर हम नेगेटिव ले लें और तब हम इसमें ऐड करते तो बात तो बराबर ही होगी, क्योंकि मास की वजह से जो ऐड वाली टर्म होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे ये नेगेटिव रह जाएगी। तो यहाँ पे काम आता है नेगेटिव मास। नेगेटिव मास और भी जगह काम आ सकता है, जैसे ग्रेविटेशन में क्या होता था कि एक बड़ा स्फीयर है, एक बड़ा प्लैनेट है, उसमें ये एक कैविटी है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे। वैसा ही सेम यहाँ पे भी है, ठीक है।